नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य के बारे में। जी हाँ, सूर्य से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अदर स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सौर मंडल किसको कहेंगे। तो सौर मंडल में सूर्य मौजूद होता है और सूर्य के चारों ओर ग्रह मौजूद होते हैं, उपग्रह मौजूद होते हैं, क्षुद्रग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं और खगोलीय पिंड होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो समूह बनता है, उसको हम सौरमंडल कहते हैं। तस्वीर में भी दिखा देता हूँ। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य मौजूद है और इसके चारों ओर देख सकते हैं ग्रह है। ये ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ उपग्रह मौजूद रहते हैं, धूमकेतु मौजूद रहता है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है और उस समूह का नाम रखा गया है सौरमंडल। तो ये सौरमंडल का एक कह सकते हैं कि परिवार है सब। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र है। केंद्र कैसे है? क्योंकि जो सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसलिए सूर्य को सौरमंडल का केंद्र रखा गया है। और आपको बता दूं कि यह एक तारा है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को प्रकाश एवं गर्मी प्रदान करता है। तो जो सूर्य है वह पृथ्वी को गर्मी और प्रकाश तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ जितने सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी को यहाँ पर गर्मी और प्रकाश उत्पन्न कराता है। इसके अलावा जो सूर्य है वह एक विशाल गैसीय गोला है। तो सूर्य में गैस पाया जाता है, तो कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और हीलियम गैस पाया जाता है। और आपको बता दूं कि सूर्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत भी है। कैसे है? तो आपको बता दूं कि परमाणु संलयन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य से बहुत सारा ऊर्जा प्राप्त होती है। आखिर परमाणु संलयन क्या होता है, तो ये भी बता देता हूँ। तो परमाणु संलयन क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस जो कि पाया जाता है सूर्य में, और हाइड्रोजन जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन मिल जाता है आपस में तो हीलियम बनाता है। और हीलियम गैस बनने के कारण सूर्य से ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा सूर्य को प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है। और आपको बता दूं कि सूर्य से हर एक सेकेंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन जो कि 596 मिलियन टन हीलियम में बदल जाता है। तो आपको तस्वीर के माध्यम से भी बता देता हूं कि आखिर हाइड्रोजन गैस हीलियम में कैसे बदलता है। तो देख सकते हैं कि सूर्य के केंद्र में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और यही हाइड्रोजन गैस जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम गैस बनाते हैं। और आपको बता दूं कि जो हीलियम गैस सूर्य में ऊर्जा प्रदान करता है और सूर्य में ऊर्जा प्रदान होने के कारण सूर्य प्रकाश और गर्मी देती है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसी को हम परमाणु संलयन के नाम से भी जानते हैं, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य में जो मौजूद गैस होता है आखिर कितने परसेंट हाइड्रोजन पाया जाता है और कितना परसेंट हीलियम पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि सूर्य में मौजूद 71% हाइड्रोजन होता है और सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 27% हीलियम की मात्रा होती है। इसके अलावा सूर्य में अन्य भी गैसें पाई जाती है, जैसे कि सूर्य में ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, नियोन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। लेकिन यह ना के बराबर पाया जाता है क्योंकि सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है और सबसे अधिक हीलियम पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में दो गैसें पाई जाती है। पहला हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और दूसरा हीलियम गैस पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो देखते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसके बाद देख सकते हैं उपसौर। उपसौर किसको कहते हैं? तो उपसौर किसको कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसको हम उपसौर कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी है और ये सबसे निकट है सूर्य के, सूर्य का सबसे निकट है। तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे, जिसको इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं। और आपको बता दूं कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो रहता है सूर्य के सबसे निकट रहता है और इसकी दूरी कितनी रहती है? तो इसकी दूरी रहती है 147 मिलियन किलोमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है उपसौर में क्या होता है। तो उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं जो पृथ्वी है वे सूर्य के बहुत ही करीब है, यानी कि सबसे निकट है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है, जिसको कि हम पेरिहेलियन कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपस्वर किसको कहेंगे? तो अपस्वर उपस्वर का उल्टा होता है। तो अपस्वर में क्या होता है? तो पृथ्वी जो होता है वह सूर्य से अधिकतम दूरी में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी है और सूर्य से बहुत ही ज़्यादा दूरी में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और 4 जुलाई को ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जो पृथ्वी होता है वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी में रहता है। और यह दूरी कितनी रहती है? तो 152 लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूरी पर रहता है। तो देखते हैं अपस्वर यानी कि एफेलियन। तो एफेलियन में पृथ्वी कहाँ पर है? तो देखते हैं सूर्य के सबसे दूरी में है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको हम अपस्वर कहेंगे। और ठीक जो पृथ्वी जो सामने रहता है सूर्य का, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम उपस्वर कहेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उपस्वर क्या है और अपस्वर क्या है। और उपस्वर कब लगता है? तो उपस्वर 3 जनवरी को लगता है, वही अपस्वर 4 जुलाई को लगता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य के केंद्र के बारे में। सूर्य का केंद्र किसको कहेंगे? तो मान लीजिए कि ये सूर्य है, तो सूर्य के जो सेंटर होगा, तो देखते हैं जो सूर्य का सेंटर होगा उसको हम कोर कहते हैं। इसके अलावा जो सूर्य का कोर होता है वह सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है, यानी कि सबसे अंदर का भाग होता है। और यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि परमाणु संलयन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सूर्य का केंद्र होता है वहीं पर हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, और हाइड्रोजन मिलने के कारण हीलियम का निर्माण करता है, और यहीं पर परमाणु संलयन होता है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर हीलियम बनाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर हीलियम का निर्माण करता है, और इसी से ऊर्जा उत्पन्न होता है, और जिसके कारण गर्मी और प्रकाश भी मिलता है। कोर का जो तापमान होता है वह कितना होता है? तो जो कोर का तापमान होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपको बता दो कि जो कोर होता है सूर्य का, वहीं पर सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास लगभग 1.3927 मिलियन किलोमीटर है। मील में कहें तो 8,64,938 मील है। यहाँ पर देखते हैं 1.4 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो यह सूर्य का व्यास है। और आपको बता दूं कि जो सूर्य का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है, यानी कि पृथ्वी का व्यास है तो यह इससे 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आता है और आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो आप हमारे पीडीएफ को राहुल फ्यूचर क्लासेस वेबसाइट में देख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे वेबसाइट में जाकर इसका पीडीएफ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।